हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशन का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो है इंडिया में फॉरेस्ट कवर जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है, राइट। किस तरीके से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है हमारे एनवायरनमेंट का वो डिग्रेड होते जा रहा है, राइट। तो काफ़ी चीज़ें हो रही है जिसके कारण ये सब हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर्स, ओवर ग्रेजिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, काफ़ी कुछ हो रहा है जिसके कारण फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट हो रही है, इकोलॉजिकल बैलेंस डिसरप्ट हो रही है, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे पॉलिसीज़ है, कुछ ऐसे लॉ लेके आए जिससे कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, जिससे कि जो फॉरेस्ट्स डिप्लीट होते जा रहे हैं, जो नंबर उनका डिक्रीज होते जा रहा है, वो चीज़ें ना हो, राइट। तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एक्शंस, क्योंकि नॉर्मल लोग तो ले नहीं रहे। इफ नॉर्मल पीपल वुड बी टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शंस और एनी केयर फॉर द इन्वायरमेंट, आई डोंट थिंक दैट there would be deforestation going on or shifting agriculture going on or forest fires going on, right? तो इसीलिए it becomes really important for the government to actually take actions, and that is why the government came up with forest policy and law. ठीक है, पहली बार फॉरेस्ट पॉलिसी का जिक्र कहाँ हुआ था, किसने करा था? तो वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था 19 अक्टूबर 1894 एट द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर वोइलकर, अ जर्मन एक्सपर्ट हु स्टडीड द रोल ऑफ फॉरेस्ट्स विथ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एक जर्मन एक्सपर्ट थे, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, वोइलकर प्रॉबेबली इज द प्रोनाउंसिएशन। सो उन्होंने जो है इसके बारे में बोला था कि किस तरीके से जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, राइट। तो उन्होंने फॉरेस्ट्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाई करी थी, तो उन्होंने ये चीज़ कही थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, उसके बाद अब ये हुआ था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मतलब उस टाइम पे इंडिया गुलाम थी, राइट। उसके बाद जब इंडिया को फ्रीडम मिला, जब इंडिया फ्री हुई, तो उसने ये सोचा कि एक नया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आते हैं, जिससे कि हम जो है अपने एनवायरनमेंट को, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में वो लेके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसमें क्या क्या, किन किन चीज़ों के बारे में बात हुई है, किन किन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको इस फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर बोला गया है कि ये पॉइंट्स है जो हम करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें होनी चाहिए, जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसका हम विल लुक आफ्टर दीज पॉइंट्स। व्हाट आर दोज पॉइंट्स? पहला तो वीनिंग द प्रिमिटिव पीपल बाय persuasion from the banful practices of shifting cultivation, increasing the efficiency of forest administration by adequate forest laws, giving requisite training to the staff of all ranks, providing adequate facilities for management of forests, for conducting research in forestry and forest products utilization, controlling grazing in the forestry, promoting welfare of the people. तो बेसिकली जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में, उसमें ये चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि विल लुक आफ्टर दीज थिंग्स, हम इस चीज़ को चेंज करेंगे। पहला तो ये कि लोगों का ये जो प्रिमिटिव, मतलब पहले के ज़माने में लोगों का ये प्रैक्टिस था कि वो कल्टिवेशन को शिफ्ट करते थे एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब वो शिफ्ट करते थे तो वो फॉरेस्ट फायर, मतलब वो बर्न करते थे उस लैंड को, राइट। तो फॉरेस्ट फायर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये सारी चीज़ें जो थी वो प्रैक्टिस होती थी पहले के ज़माने में। तो इस फॉरेस्ट पॉलिसी ने कहा कि ये जो चीज़ है ये हम बैन करेंगे। दूसरा क्या, कि हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को ताकि वो अच्छे से समझ पाए कि क्या रिक्वायरमेंट है, फॉरेस्ट को कैसे मेंटेन करना है, कल्टिवेशन कैसे होती है, एग्रीकल्चर करना है तो कैसे करना है, उसकी हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को। ठीक है, जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उतना अच्छा होता नहीं है, काफ़ी वीक होता है, जिसके कारण लोग फॉरेस्ट पे इतना ध्यान नहीं देते, फॉरेस्ट फायर्स हो जाती है, काफ़ी कुछ लोग उस पर आग लगा देते हैं, काफ़ी कुछ हो जाता है, राइट। फॉरेस्ट फिर डिग्रेड होने लगता है क्योंकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो इस पॉलिसी के अनुसार एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी सेटअप होगा। ठीक है, उसके बाद जो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट है, जो ताकि जिससे रिसर्च कर पाए फॉरेस्ट्री वाले फील्ड में, या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, इन सब का अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस हो सके, उसके लिए एक प्रॉपर फैसिलिटी, एडिक्वेट फैसिलिटीज देना, ये भी इसके अंडर था। कंट्रोलिंग ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट्री, प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो ओवर ग्रेजिंग होता है ना, कभी कभी जब गाय भैंस ये चढ़ती है घास को, राइट, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, मतलब ग्रेज कर लेती है इतना ज़्यादा कि द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल ऑल्सो गेट्स
ग्रेज्ड बाय देम, राइट, वो उसे भी खा जाते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी सॉइल की काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। तो ये ग्रेजिंग के प्रैक्टिस को हटाना भी इसके अंडर था, प्लस लोगों का वेलफेयर, ये इन सबके साथ लोग ठीक से रह रहे हैं कि नहीं, जनता ठीक से रह रही है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टू लुक आफ्टर दीज थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952 में। उसके बाद एक और फॉरेस्ट पॉलिसी आया जिसको हम न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी कहते हैं, जो कि दिसंबर 1988 में आया था। इसमें क्या क्या था? पहला, मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, check on soil erosion and denudation in catchment area of river, lakes and reservoirs, check on extension of sand dunes on desert areas of Rajasthan along coastal tracts, substantial increase in forest or tree cover through massive afforestation and social forestry programs, steps to meet requirements of fuel wood, fodder, minor forest produce and soil timber of rural and tribal populations, increase in productivity of forest to meet the national needs, encouragement of efficient utilization of forest produce and optimum substitution of wood, steps to create massive people's movement with involvement of women to achieve the objectives and minimize pressure on existing forests. तो काफ़ी कुछ एड ऑन्स भी हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या देखा जा रहा है? पहला कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आप मेंटेन करके रखो, जो एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी होती है ना, आप प्रिजर्व करो। जो चीज़ें एक्सटिंक्ट होती जा रही है, जो चीज़ें हटती जा रही है, जो स्पीसीज़ के प्लांट्स नहीं मिल रहे, उसको आप प्रिजर्व करो, ठीक है। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको भी प्रिजर्व करो ताकि वो एक्सटेंट ना हो जाए, राइट। तो एक प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाओ। आपने ये टर्म सुना होगा ना, बैलेंस डाइट, राइट। बैलेंस डाइट में क्या होता है कि आपको प्रोटीन भी चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, है ना, आपको फैट भी चाहिए होता है, कुछ फैटी products भी आपको खाना होता है, because that's also required, you know, fat is also required for your body, proteins is required, carbohydrates required होते हैं, right। तो ये सारे vitamins required होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है आपको प्रॉपर अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होते हैं प्रॉपर अमाउंट्स में, तभी जाके वो एक बैलेंस्ड मील होता है, दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी। अगर आप सिर्फ प्रोटीन लोगे वो भी अनहेल्दी हो जाएगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लोगे वो भी अनहेल्दी हो जाएगा, राइट। तो आपको हर चीज़ एक बैलेंस वे में चाहिए होता है। सिमिलरली एनवायरनमेंट में भी सारे स्पीसीज जो होते हैं ना, प्लांट्स के, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के वैरायटीज़, इन सब के स्पीशीज़ के वैरायटीज़ होना बहुत रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाई? बिकॉज हर किसी का टेक्सचर अलग होता है, हर किसी का रोल अलग होता है एनवायरनमेंट में। तो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, हर चीज़ का एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिजर्व करना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एनवायरनमेंट का, ठीक है, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, सॉइल इरोशन ना हो, ठीक है। जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल का वो हटता जाएगा, फिर उसके नीचे का लेयर हटता जाएगा, सारे फर्टाइल लेयर जो है सॉइल का वो सब हट जाएगा। तो फिर कैसे होगी वहाँ पे ग्रोथ प्लांट्स की, राइट। तो सॉइल इरोशन ना हो उसको चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये बेसिकली उन एरियाज़ में ज़्यादा ज़रूरी होता है जहाँ पे रिवर्स, लेक्स पास में होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी जैसे ओवरफ्लो कभी हो गया तो वो अपने साथ जो टॉप मोस्ट लेयर, फर्टाइल लेयर है, वो भी अपने साथ लेके चली जाती है। तो वहाँ पे इस चीज़ का चेक करना, इस चीज़ को बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सॉइल इरोशन तो नहीं हो रहा है कहीं, ठीक है। सैंड ड्यून्स वगैरह जो है डेजर्ट एरियाज में, राजस्थान वगैरह के, वहाँ पे भी देखना है कि कहाँ कहाँ तक उसकी एक्सटेंशन कहाँ तक है। कहीं वो कोस्टल एरिया में तो जाके एकदम वहाँ तक तो नहीं फैली हुई है, वो चीज़ भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करो। मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था, पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज इंडिविजुअल्स टू प्लांट ट्रीज एज मच एज पॉसिबल। साल में 1, 2, 3, 4 जितना हो पाए उतने ट्रीज प्लांट करो, और ना हो पाए तो कम से कम एक ट्री तो प्लांट करो ही करो। एरिया नहीं है आपके पास, गार्डन नहीं है आपके पास बैकयार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, फाइन। आपके पास छत है वहाँ करो, छत नहीं है फाइन, बालकनी है वहाँ रखो, छोटे पॉट्स लेके आओ, छोटे वासेस लेके आओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लांट करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही कि आप बरगद का पेड़ खड़ा कर दो, नो, बट वॉट एवर यू कैन डू इट, ठीक है। बालकनी नहीं है, खिड़की तो है, खिड़की पे इट लुक्स ब्यूटिफुल, राइट। प्लांट समथिंग और द अदर, डू प्लांट,
put greenery all around yourself. I think that really enhances your body positivity as well as spirituality also. It increases that, I would say. तो ये आपके लिए भी helpful है. It is not only helpful for the environment but you as well. तो कम से कम खुद का benefit सोच के ही करो. You know, selfish motive से ही करो but करो. ठीक है, तो it becomes important कि आप trees plant करो. उसके बाद जो फ्यूल वुड फॉडर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सॉइल टिम्बर, तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है, उसको भी एक उसके ऊपर भी एक चेक रखना. ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना. और ये जो हमेशा लकड़ियों का काम होता है ना, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना कि अगर लकड़ी नहीं तो क्या, यू नो, सब्स्टिट्यूट उसका ढूंढना कि अगर लकड़ी नहीं तो किस चीज़ का उपयोग करेंगे, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो चीज़ को भी देखना. ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट इन सब चीज़ों में. ठीक है, टू पुश वुमेन टूवर्ड्स दिस, क्योंकि वुमेन का भी एनकरेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो वुमेन को इन्वॉल्व करना भी इस पॉलिसी के अंडर था. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज यहाँ पे वुमेन का फैक्टर आ जाता है. तो इस चीज़ को तो आप अंडरलाइन कर लो, बिकॉज हियर कम्स द फैक्टर ऑफ वुमेन विच वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई वुड से. सोशल फॉरेस्ट्री, ये पहली बार जो ये टर्म है ना सोशल फॉरेस्ट्री, इसको फर्स्ट टाइम नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 उन्होंने वहाँ पे जिक्र हुआ था इस सोशल फॉरेस्ट्री का. ये ऑब्वियसली सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब ये है कि आप जो है फॉरेस्ट, यू नो, जो प्लांट्स वगैरह है उसको प्लांट कर रहे हो. ठीक है, आप ट्रीज लगा रहे हो. ठीक है, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो फॉरेस्ट को, उसको मेंटेन कर रहे हो. जो बैरन लैंड, जो सूखे जगह है वहाँ पे आप जाके और पेड़ लगा रहे हो, उगा रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो. इसी को हम सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं. बेसिकली सोशल फॉरेस्ट्री इज फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, फॉरेस्ट किसका है? लोगों का है. किसके वजह से है? लोगों के वजह से. आप मेंटेन करके रखोगे तो वो हमेशा वैसा ही यू नो खुश मिजाज सा हरा भरा रहेगा. ठीक है, अगर आप उसको मेंटेन करोगे तो इट इज बाय द पीपल एंड इट इज फॉर द पीपल. वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, वो आपको वुड प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको फ्यूल वुड प्रोवाइड कर रहा है, टिम्बर, काफी कुछ प्रोवाइड कर रहा है जिससे आपका कमर्शियल बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, आपका हेल्थ बेनिफिट हो रहा है उसके ऑक्सीजन के कारण, राइट. प्लस एस्थेटिकली प्लीजिंग भी है. तो कितने सारे बेनिफिट्स आप ये देखो, राइट. फिर भी लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इंडस्ट्रीज एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट. एनीवेज, सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश पीपल. एनीवेज, एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप जो है ट्रीज उगा रहे हो, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स उगा रहे हो, सारा जो है सेम एक ही लैंड में उगा रहे हो, बिल्कुल सब साथ में उगा रहे हो. ठीक है, कई ट्रीज, एग्रीकल्चरल क्रॉप, सारा कुछ एक साथ उगा रहे हो. इस तरीके से उगा रहे हो कि कोई भी आपका लैंड, मतलब आपका जो ज़मीन है उसमें से कोई भी एरिया वेस्ट ना जाए. तो आपने वो देखा होगा ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका है कि भैया अगर कोलगेट है, कुछ लोग क्या, हर कोई एक्चुअली इंडियन हाउस होल्ड्स में, आप इंडिया में देखो हर घर में जाओ, इनफैक्ट मेरे खुद के घर में भी अगर आप आओ, आप खुद के घर में देख लो, हर घर में ये चीज़ होता है. टूथपेस्ट खत्म हो गया, कोलगेट खत्म हो गया, उसको बीच से काट देते हैं, उसको तब तक यूज करते हैं जब तक वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए. खत्म मतलब लिटरली खत्म ना हो जाए. उसको बीच से ऐसे कैंची से काट के एंड देन उसके अंदर से निकाल के पता नहीं क्या ही करते हैं. मतलब एकदम एंड तक यूज करना है कि थोड़ा सा बच ना जाए, है ना. ऐसी चीज होती है, ये मेंटालिटी होती है इंडियन लोगों की. सिमिलरली एग्रो फॉरेस्ट्री में भी वही होता है कि भैया थोड़ा सा भी जो जगह है ना जमीन का, वो छूट ना जाए. हर जगह प्लांट्स लगा देना है, हर जगह एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो हो सके वो लगा देना है. एंड एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो बेसिकली मोस्टली जो है कमर्शियल गेन के लिए होता है कि यू नो वो सब उगा के फिर उसको बेचेंगे तो उससे पैसा मिलेगा. ठीक है, तो उसके लिए ये रूरल एरियाज में, जो गांव वाले एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे ये होता है. कम्युनिटी फॉरेस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि आप जो है एक कम्युनिटी में सारे लोग मिल के जब प्लांटिंग कर रहे हो, यू नो ट्रीज लगा रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो बेनिफिट हो रहा है पूरी कम्युनिटी का, और वो इनिशिएटिव भी पूरी कम्युनिटी का है, तो उसको हम कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहते हैं. ठीक है, कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री और नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री. कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि पेड़ उगा रहे हो. ठीक है, जो फूड और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वगैरह है ना, उसके जगह पे आप अलग टाइप के पेड़ उगा रहे हो. अब देखो, अगर आप एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लगाओगे, गेहूं, ठीक है, कॉलीफ्लावर्स वगैरह आपने लगा दिया, ब्रिंजल वगैरह, कुछ भी, ये सारी चीज़ें अगर आपने लगा दी, तो आपको जो है इसको फिर किसको बेचना पड़ेगा? मिडिल मैन को. मिडिल मैन फिर उसको जाके मार्केट में बेचता है, राइट. ऐसा होता है, ऐसा होता है. ठीक है, तो कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है?
कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हटा के ट्रीज वगैरह लगाते हैं, जिससे कि आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे दिया होगा एग्जाम्पल्स, जैसे कि इन दिस वे द फार्मर्स ग्रो ट्रीज फॉर कमर्शियल गेन, जैसे कि यूकलिप्टस हो गया, पॉपुलर्स हो गया, ये सारा कुछ हो गया, जिससे कि आपका फ्यूल बनेगा, पेपर बनेगा, पल्प बनेगा। ऐसे ऐसे ट्रीज लगाते हैं जिससे फ्यूल, फॉडर, पेपर, वुड, मतलब ऐसा सैंडलवुड वगैरह इस टाइप की चीज़ें, मतलब बहुत जो एकदम बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड होती है चीज़ें, वो सारे कुछ ऐसे लगाते हैं जिससे कि उनको डायरेक्टली कमर्शियल गेन हो, डायरेक्ट पैसा उनके पास आए, है ना। तो एग्रीकल्चर हटा के, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है उसको हटा के ट्रीज उगाते हैं। यूकेलिप्टस हो गया, उसके बाद पॉपुलर्स हो गया, कैसुएरिना हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हो, रेफर कर सकते हो ये सारा, ताकि वो कौन कौन सी चीज़ें बेचे, पेपर, पल्प, रेयन, ये सारा कुछ बेचे और उनको डायरेक्ट कमर्शियल गेन हो, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। नॉन कमर्शियल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री टोटली ऑपोजिट होगा। ये खुद के यूज के लिए होता है, सेल के लिए नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है वो खुद के यूज के लिए होता है, किसी को बेचने के लिए नहीं, कमर्शियल गेन के लिए नहीं होता है। ये नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है। जैसे कि ग्रास लैंड्स हो गए, पैस्चर्स हो गए, घर के बाहर का जो लैंड होता है वो सब हो गया, वहां पे कुछ भी आप ग्रो कर रहे हो। अर्बन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, वही जो आपको साइड में, आप कभी भी रोड में चल लो, मैं आपको बताती हूँ, आप मान लो ये एक रोड है, आपको हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रीज वगैरह ये सब दिखेंगे, इसको हम कहते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है। ग्रीन बेल्ट्स हो गए, रोड साइड एवेन्यूज, रिक्रिएशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, ये सारा कुछ जो है ये अर्बन फॉरेस्ट्री ही है। और क्यों है, क्या रिक्वायरमेंट है इन सब की, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करना और एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ाना। आप जब रोड में चल रहे हो और आप देख रहे हो कि रोड के आजू बाजू पेड़ पौधे हैं, इतने बुशेस हैं, आप कभी देखना कुछ ऐसे, जैसे दिल्ली साइड में भी आप अगर आओ, साउथ दिल्ली वगैरह या कहीं पे भी जाओ, नॉट जस्ट दिल्ली, कहीं पे भी आप जाओ, तो वहाँ पे देखना जो मेन रोड होते हैं ना उसके साइड में काफ़ी ब्यूटीफुल बुशेस होते हैं और ऐसा लगता है ना उनकी हेयर कटिंग हो रखी है, इतने सुंदर से, सिमिलर हाइट, सिमिलर शेप, सेम। और एक दिन मैंने देखा पे कटिंग होते हुए, ठीक है। तो पब्लिक प्लेसेस, आप खुद का गार्डन है, आप कटिंग कर रहे हो, समझ आता है, पब्लिक प्लेसेस पे भी इतना मेंटेनेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हटा रहा है, प्लस दूसरा कि एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल है, देख आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है, वो सुलभ है ना, आंखों को बहुत प्लीजिंग है, सूदर्स द आईज, दैट इज वाई, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कहा गया है कि इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन, एक फॉरेस्ट जो है अब एक नेशन को प्रॉस्पर बनाता है, बिकॉज क्या नहीं है एक फॉरेस्ट में, आप कमर्शियल बेनिफिट से लेके, फिजिकल बेनिफिट से लेके, एस्थेटिकली प्लीजिंग वाली फैक्टर से लेके, कुछ भी देख लो, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इनफैक्ट ह्यूमन, सबके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अभी पढ़ा ना कितने सारे बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट के, ठीक है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जब आप लिखो तो पहले तो ये लिख देना कि क्यों रिक्वायर्ड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन होने से क्या हो रहा है, वो सब हमने अभी कवर किया है, ठीक है। दो इनिशिएटिव्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में, एक वन महोत्सव और एक आपका होता है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट आई वोंट से इनिशिएटिव है, ये एक मूवमेंट था जो कंजर्वेशन के लिए किया गया था। एक इनिशिएटिव जो हम पढ़ेंगे वो है वन महोत्सव। वन महोत्सव जो है वो 1950 में लॉन्च हुआ था, ऑब्वियसली टू मेक पीपल अवेयर अबाउट दी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, कि क्या इंपॉर्टेंस है पेड़ पौधों को लगाने का, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उससे बेनिफिट्स हैं। वन महोत्सव इसीलिए 1950 में लॉन्च किया गया था ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। तो हर साल बहुत मिलियंस ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द रेनी सीजन अगर आप प्लांट करोगे तो पानी है बहुत अच्छा, मतलब इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एनी ट्री टू ग्रो, फॉर एनी सैपलिंग टू ग्रो, है ना। तो वन महोत्सव के थ्रू हर साल मिलियंस ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड एट द स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। चिपको मूवमेंट क्या था, ये उत्तराखंड के घरवाल रीजन में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो दो लोग थे, इनको ही क्रेडिट दिया जाता है इस मूवमेंट का। तो 1972 में ये चीज़ हुई थी जब बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे थे, घरवाल डिस्ट्रिक्ट जो है गढ़वाल उत्तराखंड में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे थे। फिर क्या हुआ
कि ऐसे देखा जा रहा है। फिर सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, इन दोनों ने शुरू किया और 100 बहुत सारे लोग, मैन वुमेन चिल्ड्रन, जितने बच्चे बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं पुरुष, सब कोई जो है पेड़ को जाके चिपक गए थे। उन्होंने जो जितने भी पेड़ थे वो जाके हग कर लिया था उन्हें कि भैया आप काट के दिखाओ, तुम कैसे काटोगे, है ना, हम तुम्हें काटने ही नहीं देंगे। तो इसको कहते हैं चिपको मूवमेंट। इससे जो है ये सक्सेसफुल हुआ चिपको मूवमेंट। किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ, जितनी भी ट्री काटने वाली चीज़ें थी वो सब बंद हो गई। किसी ने फिर पेड़ काटा ही नहीं, क्योंकि लोग जो है उसको जाके घेर लिया था उन्होंने, तो ऑब्वियसली किसी ने भी पेड़ नहीं काटा। और उसके बाद से ये चीज़ डिक्लेयर हो गई कि जो चिपको मूवमेंट के थ्रू जो है जो चीज़ डिक्लेयर होगी वो ये कि पहली बात 1000 मीटर्स के हाइट पे जितने भी ट्रीज थे, 1000 मीटर के हाइट पे जो एरियाज थी वहाँ पे जितने भी ट्रीज थे उनको नहीं काटा जाएगा। 1000 मीटर्स एंड मोर अबव सी लेवल, ठीक है। और जिसका स्लोप 30 डिग्री से ज़्यादा था, उन ट्रीज वहाँ पे उस एरिया में जो लोकेटेड ट्रीज थे उनको नहीं काटा जाएगा, ये कह दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है अभी तक जो इंडिया में जितने भी पार्ट्स है चिपको मूवमेंट के बाद से लेके आज तक अगर देखा जाए तो 30 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड आर एफॉरेस्टेड, ठीक है। जितने भी एरियाज थे जिनमें पेड़ पौधे काटे गए थे उन सब एरियाज में वापस से पेड़ पौधे लगाए गए, उगाए गए, और अभी आज के डेट में 30 मिलियन, उस दिन से लेके आज तक 30 मिलियन हेक्टर्स लैंड पे पेड़ पौधे जो हैं लगाए और उगाए गए हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये भी जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था ये वगैरह इन सबको चेक करने के लिए था। इसमें क्या बोला गया कि working plan should be up to date and stress conservation. Preliminary working plan should have multidisciplinary approach. Tribal rights and concessions should be highlighted along with control mechanism. Grazing should be studied in detail and specific prescriptions. Shifting cultivation encroachments. Clear felling with artificial regeneration should be avoided. Banning all felling. देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में ये कहा गया कि एक प्रॉपर प्लान होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। हम पेड़ पौधे भी लगाएंगे, पेड़ पौधों को बचाएंगे भी, हम ये भी देखेंगे कि ट्राइबल राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ट्राइबल लोग जो है वो बेसिकली फॉरेस्ट एरियाज में ही रहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए हम ट्राइबल्स को ही अपने घर से बेघर कर रहे हैं, नहीं, वो हम नहीं करेंगे। हम उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे, हम ट्रीज भी प्लांट करेंगे, हम कंजर्वेशन भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। ग्रेजिंग कैसे हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। अगर ओवर ग्रेजिंग हो रहा है तो हम उसको रोकेंगे, ग्रेजिंग एक लिमिट तक हो रहा है तो फिर वो ठीक है, तो उसका हम एक प्रॉपर स्टडी करेंगे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन को हम हटा देंगे, बिल्कुल उसको कंट्रोल कर देंगे, उसको बिल्कुल हटा देंगे। और ये जो जितने भी एरियाज है जो 1000 मीटर अबव है सी लेवल के, उन एरियाज पे जितने भी ट्रीज सिचुएटेड है वहाँ पे हम ट्रीज का काटना उसको बिल्कुल बैन कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम IFPS, ये एक स्कीम था जो 10th 5 ईयर प्लान में आया था, और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 11th 5 ईयर प्लान में भी किया गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या था, इसके अंदर था फॉरेस्ट फायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कि जो फॉरेस्ट फायर है उसको कंट्रोल करना और उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वे demarcation and working plan preparation, protection and conservation of sacred groves, conservation and restoration of unique vegetation and ecosystems, control and eradication of forest invasive species, preparedness for meeting challenges for bamboo flowering and improving management of bamboo forests। सिर्फ फैक्चुअल डिटेल से पहला IFPS के अंदर था कि फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में हम पेड़ पौधे काटेंगे ये नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है जो सैक्रेड ग्रुप जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं जो प्लांट स्पीशीज़, उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। डिमार्केट करना है, प्रॉपर बाउंड्री बनानी है कि ये भैया ये एरिया जो है इसके बाहर आप कुछ भी पेड़ पौधे नहीं काट सकते, पूरा प्रॉपर एक बॉर्डर बनाना है कि इसके बाहर तो आप नहीं जा सकते। प्रॉपर कंट्रोल करना है जो फॉरेस्ट इन्वेसिव स्पीसीज़ है, जो लोग आके जिन स्पीसीज़ को मोस्टली काट लेते हैं या फिर पेड़ पौधे काट के फिर वो चीज़ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद बैम्बू फ्लावरिंग एंड बैम्बू फॉरेस्ट को भी मेंटेन करना है अंडर IFPS, ठीक है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर।
I hope you liked the video. If you did, do like, share, subscribe and comment down below how you liked the video. ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप मुझे जाके वहाँ फॉलो कर सकते हो. कुछ भी डाउट्स हो, इफ़ यू वांट इंस्टेंट रिप्लाईज नो मैटर व्हाट डाउट्स यू हैव, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, PDF से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, यू कैन आस्क मी देयर एंड यू विल गेट इंस्टेंट रिप्लाई देयर. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो बेसिकली. एंड इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट. बाकी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी. एंड येस, टिल देन हैप्पी स्टडिंग, गुड लक.